वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस 7th क्लास। कैसे हैं आप सब? अब हमारा ऐसे टू का सिलेबस स्टार्ट हो रहा है। तो उसका फर्स्ट चैप्टर है आपका ये अब्दुल कलाम पीपल्स प्रेसिडेंट। ठीक है, ये नंबर में 10th है, लेकिन ऐसे फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर है। तो APJ अब्दुल कलाम, आप इनको आप सब जानते होंगे। तो इनका पूरा नाम जो है वो APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, ये पूरा नाम है। तो APJ इसकी जो कुछ फुल फॉर्म्स हैं। ठीक है, तो फुल फॉर्म क्या है इसकी? अबुल पाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम। और इनको पीपल्स प्रेसिडेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये लोगों के बहुत करीब थे और लोग इनको पसंद करते थे। बहुत ही सिंपल लिविंग पर्सन थे ये, और मरने के बाद भी बहुत से लोगों को इनकी मौत पर बहुत दुख भी हुआ। ठीक है, तो अब देखते हैं इनकी लाइफ के बारे में इन्होंने क्या बताया इस चैप्टर में। सो लेट्स स्टार्ट। In 1950, I arrived at St. Joseph's College to study for the intermediate examination. I was not a bright student in terms of examination grades, but thanks to my friends back in Rameshwaram, I had acquired a practical bent of mind. तो कह रहे हैं कि 1950 में ये सेंट जोसेफ्स कॉलेज में आए थे पढ़ने के लिए। 10th करने के बाद ही आए थे, तो यानी 11th 12th उनको यहीं से ही करनी थी। अब वहाँ पर ये बता रहे हैं कि कभी भी बहुत ब्राइट स्टूडेंट नहीं थे एग्जामिनेशन ग्रेड्स के अगर तौर पर उनको देखा जाए, तो ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा टॉप करने वाले स्टूडेंट्स थे। लेकिन फिर भी ये शुक्रिया अदा करते हैं अपने उन दोस्तों का जो कि रामेश्वरम में छूट गए थे। किस लिए शुक्रिया अदा करते हैं? क्योंकि उन दोस्तों ने इनको एक प्रैक्टिकल बेंट दिया माइंड का। प्रैक्टिकल बेंट का मतलब क्या होता है? इनका रुझान प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ करवा दिया। मतलब एक तो ये होता है कि हम रोड लर्निंग कर रहे हैं, बस रटे जा रहे हैं। एक ये होता है कि हम कुछ भी चीज़ याद कर रहे हैं तो पहले प्रैक्टिकली उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उसको सीख रहे हैं, उसको प्रैक्टिकली देख रहे हैं। तो इसलिए जो है अपने उन फ्रेंड्स का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। My good fortune with teachers continued at St. Joseph's College. Reverend Father T.N. Sikura taught us English and was also our hostel warden. तो अभी बता रहे हैं कि इनकी जो फॉर्चून मतलब किस्मत, इनकी जो अच्छी किस्मत थी वो यहाँ पर भी इनके साथ रही, और साथ में इनकी जो टीचर्स के साथ रैपो थी वो भी बहुत अच्छी रही। जैसे पहले थी रामेश्वरम में जहाँ ये पहले पढ़ते थे, वहाँ पे भी बहुत अच्छी रैपो थी टीचर के साथ इनकी, और यहाँ पर भी बहुत अच्छी रैपो रही। सेंट जोसेफ्स कॉलेज में रेवरेंड फादर T.N. सिक्यूरा थे। तो ये इनको इंग्लिश भी पढ़ाते थे और साथ में इनके हॉस्टल के वार्डन भी थे। ठीक है, ये REB इसकी फुल फॉर्म रेवरेंड होती है। ठीक है, ये क्रिश्चियंस लगाते हैं नाम फादर के नाम से पहले। We are about 100 boys living in the 3-storied hostel building. तो ये बता रहे हैं कि लगभग ये 100 लड़के थे जो कि एक 3 मंजिल की बिल्डिंग में रहते थे, मतलब हॉस्टल में रहते थे। And Father Sikura's energy and patience were amazing. He was very considerate, taking care of the smallest requirements of his students. तो कह रहे हैं कि फादर सिक्योरा की जो एनर्जी थी, मतलब उनके अंदर जो काम करने की क्षमता थी और साथ में उनके अंदर जो सब्र था वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। अमेजिंग मतलब हैरान कर देने वाला। He was very considerate, और वो बहुत ज़्यादा कंसिडरेट रहते थे, बहुत ज़्यादा अपने बच्चों के लिए, मतलब जो उनके हॉस्टल में रहते थे उनके लिए बहुत चिंतित रहते थे, उनकी छोटी से छोटी ज़रूरत का ख्याल रखते थे। I stayed on the St. Joseph's campus for 4 years. मैंने ये बता रहे हैं कि मैंने सेंट जोसेफ्स कैंपस में लगभग 4 साल गुजारे। I had 2 roommates, one an Orthodox Iyengar Brahmin from Srirangam and the other a Syrian Christian from Kerala. The 3 of us had a wonderful time together. तो ये बता रहे हैं कि ये सेंट जोसेफ्स कैंपस में 4 साल रहे ये, और इनके 2 रूममेट्स थे, क्योंकि हॉस्टल में रूममेट्स होते हैं। 2 रूममेट्स थे। एक कौन था? एक ऑर्थोडॉक्स अयंगर ब्राह्मण फैमिली से था जो कि श्रीरंगम, मतलब श्रीरंगम को बिलोंग करता था वो। और दूसरे जो थे वो कौन थे? वो एक सीरियन क्रिश्चियन थे जो कि केरला से थे। तो ये बता रहे हैं कि हम तीनों ने बहुत अच्छा टाइम गुजारा एक साथ। आई विविडली रिमेंबर एन इंसिडेंट फ्रॉम दोज डेज। कह रहे हैं कि मुझे बहुत अच्छी तरीके से एक वाक़या याद है उस जमाने का। वी हैड इनवाइटेड आवर कैथोलिक रेक्टर रेवरेंड फादर कैरेथिल फॉर लंच वन संडे। द मेन्यू इंक्लूडेड चॉइस प्रिपरेशंस फ्रॉम आवर डाइवर्स बैकग्राउंड्स। द रिजल्ट वाज रादर अनएक्सपेक्टेड एंड द रेक्टर वाज लैविश इन हिज प्रेज। तो बता रहे हैं कि हमने क्या किया, हमने अपने स्कूल स्टीफेंस कॉलेज के फादर को अपने यहाँ पर लंच पर इनवाइट किया एक संडे। ठीक है, फिर हमने उसमें क्या सोचा, हमने मेन्यू ये डिसाइड किया कि हम जो अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, एक ब्राह्मण है, एक क्रिश्चियन है, एक मुस्लिम है, तो हम तीनों ही क्या करते हैं अपनी अपनी जो भी हमारी डिशेज बनती है उसमें से जो भी हम बना सकते हैं वो हम बनाएंगे। ठीक है, और जो इसका जो रिजल्ट आया वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, यानी उन्होंने सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, और मतलब सब कुछ ठीक ठाक हुआ। और जो फादर जो थे यानी कि जो आए थे दावत पर,
वो बहुत लेविश थे अपनी तारीफ में। लेविश मतलब वो बहुत तारीफ करने वाले इंसान थे, ऐसा नहीं कि उन्होंने बुराइयां निकाली हो, उन्होंने सब कुछ खुश होकर खा लिया और बहुत पसंद भी किया। We enjoyed every moment with Father Carathil, who participated in our unsophisticated conversation with enthusiasm. कह रहे हैं कि हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हर मोमेंट को उस वक्त की फादर कैराथिल के साथ, और उन्होंने हमारी बातों में पार्टिसिपेट किया, जो कि बहुत ही नेचुरल सी बातें थी जो हम आमतौर पर करते थे, वैसी बातों में वो हमारे साथ बात करते रहे, और वो भी बहुत एंथुजियाज्म के साथ, मतलब बहुत खुशी के साथ। After my intermediate exam, I joined the BSc course at St. Joseph's College. At that time, I had no knowledge of other avenues of higher education or of professional courses. कह रहे हैं कि 12th के बाद मैंने BSc कोर्स ज्वाइन कर लिया सेंट जोसेफ्स कॉलेज में ही। उस टाइम पर मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी कि मतलब हायर एजुकेशन के लिए और क्या क्या एवेन्यूज़ हो सकते हैं। जैसे सपोज आजकल क्या होता है, 10th के बाद आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, 10th के बाद बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, लेकिन जब आपके पास गाइडेंस होगी तभी तो आपको पता होगा। जब आपके पास गाइडेंस नहीं होगी तो आप कैसे कर पाएंगे। तो ये बता रहे हैं कि उस वक्त भी लेस ऑफ गाइडेंस की वजह से उनको BSc चूज कर लिया इन्होंने, और इनको अंदाजा नहीं था कि हायर एजुकेशन के लिए और मैं क्या क्या कर सकता हूँ, और फिर प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए हम क्या कर सकते हैं। प्रोफेशनल कोर्सेज का फायदा ये रहता है कि आपने कुछ एकेडमिक्स ले लिए, कुछ मतलब 10 या 12वीं तक आपने पढ़ लिया, उसके बाद आप प्रोफेशनल कोर्स करते हैं तो आपकी जॉब बड़ी आसानी से लग जाती है कोर्स के बेस पर। It was only after I passed out of college that I realized that physics, though fascinating, was not my subject. तो कह रहे हैं कि जब मैंने कॉलेज पास कर लिया तो मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि फिजिक्स जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मुझे वो पसंद भी है, लेकिन मुझे ये मेरा सब्जेक्ट नहीं रहा। I needed to take the engineering to realize my dreams and should have done this straight after the intermediate exam. तो उनको ये ज़रूरत थी कि वो क्या करें, अब इंजीनियरिंग करें, और ताकि वो अपने जो सपने अपने ख्वाबों को वो पूरा कर सकें। तो अब ये भी कह रहे हैं कि मुझे इसको कब लेना चाहिए था, 12th की फौरन बाद लेना चाहिए था, यानी BSc करने से पहले ही ले लेना चाहिए था। बेटर लेट देन नेवर। I decided I applied for admission at the Madras Institute of Technology (MIT) at that time and even now among the best places for technical education in India. तो अब ये कह रहे हैं कि चलो कभी भी किसी काम के लिए देर नहीं होती, अच्छा है कि अभी याद आ गया, अगर और लेट याद आता तो फिर क्या होता। तो फिर उन्होंने ये सोचा कि मैं अप्लाई कर देता हूँ। फिर उन्होंने अप्लाई कर दिया एडमिशन के लिए, कहाँ पर, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) के लिए। ये उस जमाने का भी और अब का भी बेहतरीन इंस्टीट्यूट है, किस चीज़ के लिए, टेक्निकल एजुकेशन के लिए, पूरे इंडिया का, ठीक है। तो MIT मतलब काफ़ी फेमस है ये और अभी भी बहुत पॉपुलर है, ठीक है। I managed to get onto the list of selected candidates, but admission to the prestigious institution was an expensive affair. तो कह रहे हैं किसी तरीके से मैंने ये तो मैनेज कर लिया कि मैं सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट में आ जाऊँ, जिस भी तरीके से एग्जाम देकर, इंटरव्यू देकर, लेकिन इतने बड़े कॉलेज में, इतने ज़्यादा नामवर कॉलेज में एडमिशन लेना बहुत महंगाई और महंगा बहुत था और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी था। हालांकि नाम तो आ गया था, लेकिन एक्सपेंसिव अफेयर था, यानी कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इतना एक्सपेंसिव था। Around 1,000 rupees was required, a huge amount in those days, and a sum my father could not spare. कह रहे हैं लगभग 1,000 रुपये उस ज़माने में चाहिए थे, बहुत बड़ी रकम थी हमारे लिए, और मेरे फादर इतना मुझे नहीं दे सकते थे। My sister Zohra mortgaged her gold bangles and chain in order to help me out. तो कह रहे हैं कि मेरी बहन जोहरा ने अपनी सोने की चूड़ियाँ और चेन बेच दी, इसलिए कि वो मेरी हेल्प कर सके। I was deeply touched by her determination to see me educated. I promised myself that I would redeem her bangles as soon as possible. कह रहे हैं कि मैं इस बात से बहुत ज़्यादा, इस बात ने उनकी मुझे छू लिया कि उनकी ये डिटर्मिनेशन थी, उनकी ये ख्वाहिश थी कि वो मुझे पढ़ा हुआ देखें, वो मुझे एजुकेटेड देखें। तो मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया कि मैं जब बहुत जल्द उनकी जो ये सारी जो चीज़ें उन्होंने मेरे लिए बेची हैं, मैं उन सबको उनको वापस ला कर दूँगा with my own earnings, अपनी खुद की कमाई से। The only way to do that was to study hard and get a scholarship. I took up my studies, determined to do well. तो इसका सिर्फ एक ही रास्ता था कि मैं बहुत अच्छे से स्टडी करूं, क्योंकि स्टडी तो करनी पड़ेगी, है ना, और मुझे एक स्कॉलरशिप मिल जाए, मतलब कम से कम कुछ स्कॉलरशिप मिलना शुरू हो जाएगी तो मेरी पढ़ाई का खर्चा चलता रहेगा। तो और फिर मैं ये भी कोशिश करता रहूँ साथ साथ कि मैं अपनी स्टडीज़ को अच्छे से लेकर चल सकूँ, क्योंकि देखिए जॉब एकदम तो नहीं लगती, 4 साल की इंजीनियरिंग होती है, तो कम से कम 4 साल तो उन्हें चाहिए ना, खर्चा कहाँ से लेकर आएंगे। तो इसलिए वो चाहते थे कि उनको स्कॉलरशिप मिल जाए। स्कॉलरशिप जब मिलती है जब हमारे परसेंटेज अच्छी आती है। तो ये आपके लिए भी मैं बता रही हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छी जगह पढ़ें, अच्छी चीज़ पढ़ें, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत के साथ साथ दुआ भी करनी पड़ेगी, और फिर जब कहीं जा कर के आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थोड़ी कम सामने आएंगी।
In the years I spent at MIT, my curiosity was aroused by two decommissioned aircraft which were kept on display to demonstrate the various subsystems of flying machines. तो कह रहे हैं कि जब जिन सालों में मैं MIT में रहा, लगभग 4 साल ही रहे वहाँ पर भी, तो इनकी जो क्यूरियोसिटी थी वो बढ़ती जा रही थी। किस चीज़ के लिए? एयरक्राफ्ट के लिए। वहाँ पर 2 एयरक्राफ्ट थे, मतलब उनके इंस्टीट्यूट में रखे हुए थे वो, और डिस्प्ले कर रखा था उनको, ये दिखाने के लिए कि कैसे कैसे सब सिस्टम्स काम करते हैं, मतलब कैसे कैसे उसके छोटे छोटे पार्ट्स काम करते हैं, ये उनको खोल कर रख रखा था। I felt a strange attraction towards them and would sit near them along after the other students had gone back to the hostel. कह रहे हैं कि मैं उसकी तरफ एक अजीब सा अट्रैक्शन फील कर रहा था। जब सब बच्चे क्लास में चले जाते थे लेक्चर्स के बाद, तो मैं वहीं पर बैठ जाया करता था उनके पास ही। I had always admired the human will to fly. After completing my first year, when I had to opt for a specific branch, I almost spontaneously chose aeronautical engineering. My goal was very clear now. I was going to fly aircraft. तो ये बता रहे हैं कि मैंने हमेशा इस चीज़ को एडमायर किया, इस चीज़ की हमेशा तारीफ की कि इंसान ने उड़ने की चाह रखी। जब उसने चाह रखी तभी तो वो उड़ पाया, ठीक है, यानी तभी तो एयरक्राफ्ट या एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर्स बने। तो ये बता रहे हैं कि जब उन्होंने अपना फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया MIT में, तो उसके बाद ना कोई स्पेसिफिक ब्रांच चुननी होती है कि आप किस ब्रांच में जाना चाहते हैं। तो अब इन्होंने अचानक ही स्पॉन्टेनियसली, मतलब उसी स्पॉट पर हाथ के हाथ ही एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग चूज कर ली। हालांकि बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, लेकिन इसका इंटरेस्ट होता है तो वो आराम से कर लेते हैं। तो बता रहे हैं कि मेरा गोल जो था वो बहुत क्लियर था, और अब जो है वो क्या करने जा रहे थे, अब वो एयरक्राफ्ट उड़ाने जा रहे थे। यानी कि जब वो इसको कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे कोर्स को, तो फिर वो एयरक्राफ्ट उड़ाने काबिल हो जाएंगे। In the course of my education at MIT, 3 teachers shaped my thinking. Their instruction formed the foundation on which I later built my professional career. कह रहे हैं कि इस कोर्स में, मतलब एजुकेशन के इस कोर्स में MIT में उनके 3 टीचर्स उनको मिले जिनकी वजह से उनकी थिंकिंग जो है वो शेप्ड हो गई। शेप्ड मतलब एक फॉर्म में आ गई। उनके इंस्ट्रक्शन जो थे, उन्होंने उनकी सोच की बुनियाद रखी, और उसी के बाद उन्होंने आगे जाकर इस पर अपना प्रोफेशनल करियर स्टार्ट किया। Professors Ponder, K.V. Pandalai and Narasimha Rao were distinct personalities, different in many ways but sharing a common trait, that capacity to feed their students' intellectual hunger with brilliance and untiring zeal. तो वो 3 प्रोफेसर्स कौन कौन से हैं? प्रोफेसर स्पॉन्डर हैं, K.V. पांडलाई हैं और नरसिंहा राव हैं, जो कि उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटीज़ थे, यानी कि सबसे अलग पर्सनैलिटीज़ थे। वो बहुत अलग थे तीनों आपस में, लेकिन साथ साथ उनके अंदर एक कॉमन चीज़ क्या थी, कॉमन ट्रेट क्या था, कि उन तीनों में ही अपने स्टूडेंट्स को फीड कराने की ताकत थी। फीड कराना मतलब उनके स्टूडेंट्स के जहन में जितनी भी सवाल आते थे, जितनी भी बातें आती थी, वो उनको किसी तरह सेटिस्फाई कर दिया करते थे, ठीक है। और इंटेलेक्चुअल हंगर विद ब्रिलियंस एंड अनटायरिंग ज़ील, और वो अपने स्टूडेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म के साथ, एनर्जी के साथ डील करते थे, और अपने स्टूडेंट्स को ब्रिलियंट बनाना चाहते थे, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही चैप्टर पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसको इंशाल्लाह। तो होमवर्क आपका क्या है? होमवर्क आपको वार्म अप में से करना है। यहाँ पर 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों आपको क्वेश्चन आंसर की कॉपी में करना है, और ये मैचिंग करनी है, ठीक है। बस यहीं तक करिएगा इसको। मैचिंग के अंदर क्या है, यहाँ पर आपको प्रेसिडेंट्स के नेम्स दे रखे हैं और साथ में उनकी कंट्रीज दे रखी है, यानी किस कंट्री को वो बिलोंग करते हैं या कहाँ के वो प्रेसिडेंट रहे हैं, वो दे रखा है। ये आपको मैच करना है, और मैचिंग इस तरह कीजिएगा जो करेक्ट आंसर हो वो उसके सामने लिख दीजिएगा। जैसे बाबू राजेंद्र प्रसाद, तो ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ना, तो इसका आंसर इसके सामने लिखिएगा। बराक ओबामा, तो इसका हो जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। हालांकि अब तो नहीं है, नहीं पुरानी बुक है आपकी, पर यही लिखिएगा इसके सामने। समझ आया? ये 3 क्वेश्चन है आपके। विच इज द हाईएस्ट ऑफिस इन इंडिया? इंडिया का हाईएस्ट ऑफिस कौन सा है? तो प्रेसिडेंसी है, यानी कि प्रेसिडेंट हाउस। कैन यू नेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ये आपको यही मिल जाएगा इसका आंसर। उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि डू यू नो ऑफ एनी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु केम फ्रॉम योर ओन और अ नेबरिंग स्टेट? कह रहे हैं कि आप किसी ऐसे प्रेसिडेंट को जानते हैं इंडिया के जो आपकी खुद की स्टेट से या फिर आपके आसपास की किसी स्टेट से आया हो। तो आप जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट के बारे में आपको लिखना है, मतलब उस स्टेट से आए हुए प्रेसिडेंट के बारे में आपको बताना है। और साथ में आपको क्या करना है, साथ में इसके वर्ड्स मीनिंग भी करने हैं। चैप्टर के वर्ड्स मीनिंग एज यूजुअल करने हैं आपको, इंग्लिश टू हिंदी, ठीक है। और ये क्वेश्चन आंसर की कॉपी में कीजिएगा। अभी मैंने जो आपको काम दिया है वो सब क्वेश्चन आंसर कॉपी का काम। उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं आपको और काम बताऊंगी कि क्या काम करना है इसके अंदर। एक बार इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा,
जो प्रॉब्लम हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं पर्सनली। और दूसरी बात ये कि अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो आप उसको सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह।